ओके, चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल दोबारा से एक नई वीडियो के अंतर्गत आ चुके हैं। इसके अंतर्गत जो दोस्तों हम बात करेंगे, आप लोगों को पता है कि डेली मैं आपकी रात की 9 बजे क्लास ले रहा था, जिसमें जो है हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मैंने आपको बोला था हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताया था और कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था। और प्रमुख प्रमुख अधिवेशन और विशेष अधिवेशन और बिहार में अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, उनके बारे में जांच हमने करी थी। साथ ही साथ में आपकी किससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी करी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार की सीरीज को हम यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अब जो है आगे लेकर चलेंगे। अभी तक हमने केवल इतनी बात करी है कि 1885 में जब 28 दिसंबर में ये लिया कि कांग्रेस हमें बनाना है, क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है और क्या जरूरत है उसकी, उसके ऊपर हमने बात करी थी। आज हम उसी सेशन को आगे लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अभी तक आपने और हमने क्या पढ़ा है? तो दोस्तों अभी तक आपने और हमने पढ़ा है किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में और उसकी स्थापना के बारे में। मैं समझता हूं कि अब तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं उसके आगे किस चीज के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो एक्चुअली यहां से शुरू होता है। 1885 से लेकर 1847 तक हम बात करेंगे। हमने केवल 1885 में जो अधिवेशन हुए थे, यानी कि अधिवेशन तो 1947 तक जो जो हुए थे हमने वो सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख लिए, लेकिन साथ ही साथ में हमने जो मेन बात करी थी वो 1885 कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करी थी। अब यहां से आप लोगों का जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रॉपरली शुरू होता है। अब बात करी जाए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने भागों में विभाजित हुआ है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन आपको देखने को मिले थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तीन भागों में, मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से तीन मुख्य भागों में? तो पहला है दोस्तों उदारवादी चरण। ये कुछ चरण होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला है दोस्तों आपका उदारवादी चरण। इसी को ही नरमपंथी विचारधारा वाले नेता लोग जो थे वो चला रहे थे, इसलिए इसको नरम या फिर नरमपंथी विचारधारा वाला चरण भी कहा जाता है। कब से कब तक था? तो ये था दोस्तों 1885 से लेकर 1905 तक। ये इसका समय काल रहता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से 1885 से लेकर 1905 तक का जो चरण था वो किसका चरण था? तो उदारवादी चरण था। अब भाई इसको उदारवादी चरण या फिर नरमपंथी विचारधारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी नेता लोग थे, जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे, वो सारे के सारे ये मानते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे लिए क्या कर रही है, बहुत ही बड़ा काम कर रही है। वो उनके एहसान के तले दबे हुए थे। ये जो लोग थे, ये जो नेता थे ना, बस अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के पास ले जाया करते थे। उनकी मांगे पूरी कई बार होती थी और कई बार नहीं भी होती थी। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं भी होती थी तो किसी भी प्रकार का यह धरना, किसी भी प्रकार की यह हिंसा वगैरह नहीं करते थे, चुपचाप उसे मान लिया करते थे। इनका केवल यह दायित्व था कि जो भी प्रकार की गलत कार्य हो रहे हैं उसके अंतर्गत सुधार हो सके। तो केवल ये जो लोग थे सुधार करने के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए ये सारे के सारे लोग कहां जाते थे? कोर्ट में जाते थे। ठीक है, दूसरा है आपका उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण जो है ये इसके बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इसको गर्मपंथी विचारधारा वाला भी कहा जाता है। जैसे इसका समय पीरियड खत्म होता है वैसे इसका समय पीरियड शुरू हो जाता है 1905 से लेकर 1919 तक। और अधिकतर आपकी जितनी भी चीजें हुई थी वो यहीं पर ही देखने को मिली है। और आपके एग्जाम में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन का, वो भी आपका यहीं पर ही देखने को मिला था। अब ये जो है इसके बिल्कुल विपरीत क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो थे वो सारी की सारी याचनाएं लेकर, प्रार्थना लेकर ब्रिटिश सरकार के पास जाते थे, उनसे मांग किया करते थे सुधार करने के लिए। सुधार अगर हो जाता था तो ठीक था, नहीं होता था ये कुछ नहीं करते थे। लेकिन ये लोग अगर ये सुधार करवाने के लिए या कुछ भी चीज करवाना हो तो ये जाते तो थे ये भी, लेकिन ये जो करते थे ना, अगर सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये लोग धरना भी देते थे, लेकिन शांतिपूर्वक धरना। किसी भी प्रकार का रक्त या किसी भी प्रकार का अहिंसा का ये सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन कुछ जो थे नेता वो अहिंसा का सपोर्ट करते थे, जो कि क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में आता है। जैसे कि हमारे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु सर हो गए, तो ये सारे के सारे ऐसे लोग जो तो क्रांतिकारी कहलाए।
ठीक है, उन्होंने बम का भी सहारा लिया, खून का भी सहारा लिया, विस्फोट का भी सहारा लिया, सब चीज का सहारा लिया उन्होंने। तो इसलिए उनको क्रांतिकारी कहा जाता था, आंदोलनकारी कहा जाता था। लेकिन ये लोग धरना देते थे लेकिन अहिंसा नहीं फैलाते थे। ठीक है, और तीसरा और आखिरी युग होता है दोस्तों गांधीवादी चरण। इनका जो समय काल है, जैसे ये खत्म हुआ 1919 से 1947 तक गांधीवाद चरण था। ठीक है, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इन 3 चरणों में बांटा जा सकता है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवाद। समय पीरियड ध्यान रखिएगा, 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी, 1905 से 1919 तक उग्रवादी और 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी। अब इन तीनों की क्या महत्वता थी? तो उदारवादी चरण वालों को किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार लाना होता था तो ये कहां जाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो भी रूल थे उनके पास अध्यादेश या फिर पर्चे वगैरह या याचिका लेकर जाते थे। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो साइड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग धरना भी करते थे अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो। ये केवल सुधार चाहते थे, ये स्वराज की मांग कर रहे थे कि हमारा राज्य, हमारा देश है, हमें दो, हम खुद चलाएंगे इसको। ठीक है, तो ये धरना भी करते थे और इसी के अंतर्गत जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थी, कभी कभी वो जो थे, कभी कभी क्या वो विस्फोट वगैरह, खून का भी सहारा ले लिया करते थे। और गांधीवाद चरण के अंतर्गत ये पूरे के पूरे जो थे वो अहिंसा का सपोर्ट करते थे। धरना वगैरह ये भी करते थे लेकिन अहिंसा को ये भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इन 3 चरणों में बांटा गया है और इन्हीं तीनों चरणों को हमें अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, अच्छी तरीके से सीखते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उदारवादी चरण से, यानी कि नरमपंथी विचारधारा से। तो सभी के सभी बच्चे लिख लीजिए दोस्तों, उदारवादी चरण जो कि 1885 से लेकर 1905 तक की है। तो पहला बिंदु आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उदारवादी चरण जो है इसकी आखिर स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का जो गठन है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, पीएम मेहता के द्वारा किया गया, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा किया गया और डी वाचा और अन्य कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया था। तो ये प्रमुख प्रमुख नेता थे जो उदारवादी चरण की गठन करने के लिए सामने निकल कर आए। ठीक है, अब इन नेताओं की क्या विशेषता थी? तो इन नेताओं को जो है गर्मपंथी की जगह पर नरमपंथी नेता के रूप में माना जाता था, क्योंकि इन लोगों का कट्टर विश्वास था उदारवादी राजनीति के ऊपर और उदारवाद के ऊपर। अब ये उदारवादी राजनीति और उदारवाद क्या था और इस पर कट्टर विश्वास क्यों था दोस्तों इनका? क्योंकि इनका मानना था कि हम लोग जो है अंग्रेजी सरकार के पास शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, संवैधानिक तरीके से जाएंगे, न्यायप्रियता तरीके से जाएंगे और क्रमिक सुधार लेकर आएंगे और बिना किसी रक्त बहाए, बिना किसी खून बहाए, रक्तहीन संघर्ष के ऊपर ये विश्वास रखते थे। इसलिए इनको उदारवादी राजनीति या उदारवादी का कट्टर विश्वास करने वाला माना जाता था। और साथ ही साथ में जो नरमपंथी वाले ये जो लोग थे, ये लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार को क्या मानते थे? भारत के लिए वरदान मांगते थे। क्या मानते थे ये? भारत के लिए जो ये ब्रिटिश शासन है भारत के लिए वरदान है। इसलिए जब भी इनको किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी भी प्रकार का सुधार चाहिए होता था तो ये शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार के संसद में जाया करते थे, कानूनी रूप से उनके सामने अपनी बातें रखा करे करते थे और कभी कभी इनकी बातें जो थी उन संसदों में मान ली जाती थी और कभी कभी इनकी बातें नहीं मानी जाती थी। तो इसलिए ये जो समय काल था, उस समय ये जो नरमपंथी वाले नेता है उस समय के लिए भारत को क्या मानते थे? ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे। ठीक है, इनकी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन ये जो थे नरमपंथी वाले नेता वो ब्रिटिश सदन से जो थे यानी कि संसद से, उन पर उनको इनका पूर्ण विश्वास था। इनको लगता था कि हम भी जब भी कोई प्रार्थना या याचिका या कोई भी पर्चा लेकर जाएंगे तो ब्रिटिश संसद जो है वो हमारी बात सुनेगी, हमें न्याय दिलाएगी। बस इनकी जो परेशानियां थी, इनकी जो शिकायत थी वो थी उस समय भारत के वायसराय से और साथ ही साथ में भारत के अंदर जो काउंसलिंग चल रही थी यानी कि ब्रिटिश कानून चल रहा था उनके खिलाफ इनकी क्या थी? थोड़ी बहुत नोकाझोंकी थी। नहीं तो ये ब्रिटिश संसद को बहुत ही ज्यादा मानते थे, उन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे। जब भी इन्हें कुछ भी सुधार लाना हो तो डायरेक्टली ये ब्रिटिश संसद के पास ही जाया करते थे अपनी प्रार्थना और याचिकाओं को लेकर। थोड़ा बहुत जो शिकायत था उस समय के भारत के वायसराय से और ब्रिटिश कानून के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो उदारवादी नेता थे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरीकों का अपनाया करते थे। तो जो ये उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेताओं के चरण के तरीके क्या थे, इनके काम करने का तरीका क्या था?
तो दोस्तों सबसे मूलभूत तरीका तो इनका यही था कि ये जो थे ना नरमपंथी नेता जो थे, ये आश्वस्त थे कि अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। यानी कि ये जब भी कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अंग्रेजों के पास जाए तो अंग्रेज इनका क्या करें, निवारण करें। तो ये मानते थे, इनका पहला तरीका था कि भारतीय के लिए क्या होना चाहिए, ब्रिटिश रूल को न्यायपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ में उनका मानना था कि हम लोग जो है वो याचिकाओं के द्वारा या प्रस्तावना के द्वारा या फिर प्रतिनिधित्व मंडलों के द्वारा या पर्चों के द्वारा या फिर बैठकों के द्वारा, इन सभी चीजों के द्वारा जो जनता की मांगे हैं, जो जनता के विचार है, वो अंग्रेजों के सामने पेश करेंगे। और उनको पूरी की पूरी उम्मीद थी कि अंग्रेजों की तरफ से उनको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो इसलिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नरमपंथी वाले नेता जो थे वो किस प्रकार के रूप से कार्य करते थे, तो संवैधानिक दर्जों के अंतर्गत रहकर कार्य करते थे। ये याचिकाओं के द्वारा, प्रस्तावनाओं के द्वारा या प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा या पर्चों के द्वारा या बैठकों के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते थे अंग्रेजी सरकार के सामने। ठीक है, कई बार इनको जो है उसमें कामयाबी मिलती थी, कई बार इनको उसमें कामयाबी नहीं मिलती थी। लेकिन ये जो नरमपंथी नेता जो थे ना, इन्होंने दो पद्धतियों का बहुत ज्यादा नियोजित करा, सामने उसको लेकर आए। कौन कौन से दो थे? एक तो दोस्तों इन्होंने उस समय मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाया, सभी लोगों के अंतर्गत यह भावना जगाई कि हम सारे के सारे भारतीय हैं, राष्ट्रीय हैं और हमें एकजुट रहकर होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण जो कार्य करा वो यही करा कि लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करी। ठीक है, राजनीति जो भी अलग अलग प्रकार से अंग्रेज अपना कार्य कर रहे थे और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा था, तो इन्होंने राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करने का मौका दिया। पहला तो इन्होंने एक अच्छा कार्य यह निकल कर आया, और दूसरा कार्य अच्छा इनका यह निकल कर आया कि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उनके सामने ये मांगे लेकर जाती थी और उसमें ये सुधार लाना चाहते थे अपने तर्ज के हिसाब से। ये नहीं कि ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी उस अनुसार हमें चेंजेस लाने हैं, नहीं, जो भारतीय चाहेंगे उस अनुसार आपको चेंजेस लाने हैं। तो पहला तो इनका अच्छा काम यह था कि लोगों के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रीय भावना का निर्माण करा, और दूसरा ब्रिटिश सरकार को मजबूर करा कि उनकी मांगे जो है उनके तर्ज पर ही सुधार किया जाए। ठीक है, इसलिए जो नरमपंथी वाले जो नेता थे इनको क्या कहा जाता था, इनको 3PS के रूप में देखा जाता था। अब ये 3PS रूप क्या है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नरमपंथी जो है वो किस विधि के रूप में कार्य क्या करते थे, तो किस रूप में जाने जाते थे, तो 3PS के रूप में जाना जाते थे। कई बार इसको 3P के भी रूप में कह दिया जाता है, PS ना कहकर। अब ये 3PS है क्या, तो दोस्तों ये 3PS है प्रार्थना, याचिका और विरोध, जिसको आप इंग्लिश में प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट कहते हो। इसी को ही इन्होंने नाम दिया 3PS। मतलब जब भी इनको किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना होता था, या तो ये अंग्रेज सरकार के पास प्रार्थना करती थी, या फिर किसी प्रकार की न्यायालय में जाके याचिका डालती थी, या फिर उसके प्रति ये प्रोटेस्ट यानी कि विरोध वगैरह दिखाते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया नरमपंथी नेताओं को 3PS के रूप में। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा ये 3PS क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, ये 3PS है। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके उदारवादी नेता के कार्य करने के तरीके, उनके चरण। अब बात कर लेते हैं कि उदारवादी जो नेता थे वो कौन कौन थे। तो उदारवादी नेताओं की बात करी जाए दोस्तों तो इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, नरमपंथी विचारधाराओं के लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, उग्रवादियों की थोड़ी कम है। तो इसलिए दोस्तों जब हम उग्रवादी पढ़ेंगे ना, तो आप उग्रवादी नेताओं के बारे में ध्यान रख लीजिएगा, उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा। जब आपको उग्रवादी नेताओं के नाम याद रह जाएंगे तो आपको जो बचे हुए नेता हैं वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, वो उदारवादी यानी कि नरमपंथी वाले नेता हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी मैं नाम आपको बता देता हूं, नाम नोट डाउन कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है। ये क्या थे, नरमपंथी नेता थे, उदारवादी चरण के नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी हो गए, या फिर आपका दीनश ई वाचा हो गए, या फिर आपके फिरोज शाह मेहता हो गए, या फिर सुंदरनाथ बनर्जी हो गए, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, या फिर रमेश चंद्र दत्त जी हो गए, या गोपाल कृष्ण गोखले जी जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, या फिर डॉक्टर रास बिहारी घोष हो गए, या फिर आपके आनंद मोहन बासु हो गए, या फिर मनमोहन घोष हो गए। ये सारे के सारे जो नेता हैं ये कहां के आ जाते हैं, ये उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता कहलाते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में दिए गए
उन नेताओं के समूह को चुनिए जो नरमपंथी के हैं या फिर गर्मपंथी के हैं। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि नरमपंथी या गर्मपंथी के नेता कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम उदारवादी यानी कि नरमपंथी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये नरमपंथी के प्रमुख प्रमुख नेताएं हैं जो आप लोगों को नाम ध्यान रखने हैं। याद रखने के दो तरीके हैं, या तो आप इनको नामों को याद कर लो, ध्यान रख लो, या फिर जब मैं गर्मपंथी आपको पढ़ाऊंगा यानी कि उग्रवादी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको 4-5 ही नाम है वो याद रख लीजिएगा, उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे क्या है, उदारवादी चरण के नेता कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो नेता है इनमें से प्रमुख प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए, उदारवादी चरण के अंतर्गत 1885 से 1905 के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी आप लोगों को पता है, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को, यानी कि इससे पहले जब हम कांग्रेस अधिवेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको दादा भाई नौरोजी की इमेज दिखाई थी। अब दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके कुछ प्रमुख प्रमुख जो थे कार्य थे, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है फैक्ट्स के रूप में, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी जो थे ना, उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। तो डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। साथ ही साथ में भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें तो वो ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा, ये दादा भाई जो नौरोजी जो थे, ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही जो थे वो पहले व्यक्ति थे। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने 1892 यानी कि 1892 के अंतर्गत चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव के अंतर्गत ये जीत भी गए थे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो दोस्तों ये लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, और आगे जाकर ये संसद के सदस्य बन गए थे। कहां पर, तो यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से। ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1892 से लेकर और 1895 के बीच के अंतर्गत इनका कार्यकाल रहा था, उनके बीच में ये सदस्य थे संसद के। ठीक है, तो कौन सी पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और इन्होंने कांग्रेस की 3 सत्रों की अध्यक्षता करी थी। कौन कौन से 3 सत्र थे, तो 1886, 93 और 1906, ये तीनों के तीनों जो सत्र थे वो दादा भाई नौरोजी ने क्या करी थी, इनकी अध्यक्षता करी थी। साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने ड्रेन थ्योरी के तथ्य प्रस्तुत किए थे, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या है, किताब का क्या नाम है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने भारत के जो ब्रिटिश रूलर थे उनके शोषण करने की पूरी व्याख्यान करी है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। साथ ही साथ में दोस्तों इनके कार्य को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी करा था 1963 में, 1997 में और 2017 में। 3 बार इनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों ये पहले ऐसे व्यक्ति बने जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम प्रयासों में से इन्होंने पहला प्रयास किया था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे दादा भाई नौरोजी के बारे में। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको डायरेक्टली इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो फिरोज शाह मेहता की बात कर लेते हैं। फिरोज शाह मेहता की बात करी जाए तो ये दूसरे हमारे क्या है, नरमपंथी नेता है। ठीक है, बात करी जाए तो दोस्तों इन्हें बंबई का शेर कहा जाता है। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था, तो लॉयन ऑफ बंबई किसको कहा जाता था, किसके रूप में जाना जाता था, तो फिरोज शाह मेहता को बंबई का शेर, इनको एक टाइटल दिया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों 1890 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, कब, 1890 में करी है। साथ ही साथ में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बंबई क्रॉनिकल करके एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये किसने शुरुआत करी थी, तो फिरोज शाह मेहता ने ही करी थी। कब करी थी दोस्तों, तो 1910 में इनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। कब, 1910 में। साथ ही साथ में दोस्तों ब्रिटिश कानून में उनकी जो सेवा
दी गई थी उन्होंने, तो उसके लिए अंग्रेज जो थे इनको नाइट्स नाइट्स की उपाधि से इनको क्या करा था, सम्मानित किया था। तो डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने नाइट्स की उपाधि दी थी, तो ये किसको दी गई थी, तो फिरोज शाह मेहता को दी गई थी नाइट्स की उपाधि। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो अगले नेता आ जाते हैं दोस्तों वेमेश चंद्र बनर्जी, जिसे आप डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी कई बार जानते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक है और वह एक भारतीय क्या थे, बैरिस्टर थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय बैरिस्टर कौन थे, तो वो थे दोस्तों वेमेश चंद्र बनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और आप लोगों को पता होगा, जब भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे और कोई नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले क्या बने, पहले भारतीय बने थे। देखो दोस्तों, जीते तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है मानता हूं, उन्होंने लिबरल पार्टी की तरफ से लड़ा भी था और चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन पहले भारतीय ये बने थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो चुनाव जीतकर संसद के सदस्य बनने वाले पहले दादा भाई नौरोजी थे और चुनाव लड़ने वाले पहले वेमेश चंद्र बनर्जी थे। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे बात करें तो सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी सुंदरनाथ बनर्जी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आपके जाते हैं। पहला, इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो वो सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा ही करी गई थी। ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने द बंगाली नाम करके एक अखबार है, उसकी शुरुआत करी थी। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि द बंगाली नाम का अखबार जो था उसकी शुरुआत किसने करी थी, तो उसकी शुरुआत सुंदरनाथ बनर्जी ने ही करी थी। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने 1869 में और 1871 में 2 बार भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी थी और दोनों बार इन्होंने पास करा था। पहली बार इनको ने अपनी जो एज थी वो गलत बताई थी, इसलिए इनको वहां से निरस्त कर दिया गया था, और दूसरी बार जो है वो कहीं ना कहीं जो अलग अलग प्रकार के नस्लीय लोग होते हैं उनमें भेदभाव करने के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय सिविल परीक्षा देने वाले पहले भारतीय कौन बने थे। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनके बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, 1869 और 1871 में 2 बार इन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करी, लेकिन दोनों बार क्या हुआ, पहली बार 1869 में इनका आयु का विवाद आ गया था, इन्होंने अपनी आयु गलत वहां पर बता दी थी, जिस वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। और 1871 जब दूसरी बार इन्होंने पास करा तो नस्लीय भेदभाव के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से वह कौन से नरम दलीय नेता या वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा पास करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया था, तो वह है सुंदरनाथ बनर्जी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था सामने सभी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये थे दोस्तों सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा अलग अलग इंपॉर्टेंस बिंदु। आगे चलते हैं, तो आगे आ जाता है जी सुब्रमण्यम अय्यर। अब जी सुब्रमण्यम अय्यर भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा मद्रास महाजन सभा की सह संस्थापकों में से ये एक थे। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि जी सुब्रमण्यम कौन थे, तो मद्रास महाजन सभा के सह संस्थापकों में से ये एक थे। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने 2 अखबारों की शुरुआत करी थी, एक तो द हिंदू जो अंग्रेजी का अखबार था, और एक जो था स्वदेश मित्रन करके जो एक तमिल का अखबार था। ये 2 प्रकार के अखबार की इन्होंने शुरुआत करी थी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय भागीदारी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था हमारे भारत में, तो उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से क्या हुआ था, पार्टिसिपेट लिया था, भाग लिया था। ठीक,
अगले नेता आ जाते हैं दोस्तों, जस्टिस एम जी राणे। एम जी राणे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महादेव गोविंद राणे इनका पूरा नाम था। ये अगले नरम दलीय नेता थे। इनकी क्या थी दोस्तों विशेषता? तो इनको राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसकी उपाधि से? राव बहादुर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब हम कांग्रेस वाला संस्थापक वाला पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो जस्टिस एम जी राणे जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने ही दोस्तों विधवा विवाह संघ की संस्थापक में से ये एक थे। जैसे कि पुराने समय में जब स्त्रियों की पति की हत्या या मृत्यु हो जाया करती थी तो उनको सती यानी कि जिंदा जला दिया जाया करता था, लेकिन इन्होंने क्या करा था? विधवा विवाह के संघ के रूप में कार्य करा था और उनके संस्थापकों में से एक थे। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापना में अहम योगदान अपना दिया था। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सार्वजनिक सभा या प्रार्थना समाज या फिर अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको पता होना चाहिए महादेव गोविंद राणे जी ने निभाई थी। ठीक है। अगले नेता आ जाते हैं दोस्तों अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी। आपको अभी अभी मैंने बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी वही हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो एक समाज सुधारक और एक महान विद्वान के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने एक 1905 में, कब? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। कब करी थी? तो 1905 में करी थी। और उन्होंने भारतीयों द्वारा स्वशासन के अभियान चलाया था कि अब ये जो भारत है वो हमारा है, इसे चलाना हमारा अपना दायित्व है। तो भारतीय द्वारा स्वशासन जो अभियान था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ही चलाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वही महात्मा गांधी जी के क्या माने जाते हैं? राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख प्रमुख नरम दलीय नेता, जिनके बारे में आपको जो जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने चीजें आपको अच्छी तरीके से बताई है। अब ये जो नरम दलीय नेता थे दोस्तों, जितने भी हमने ये बात करी नरम दलीय नेताओं के बारे में, इन नरम दलीय नेताओं की अंग्रेजों के सामने, क्योंकि इनके कार्य करने की प्रणाली यही थी कि अंग्रेजों के सामने प्रार्थना करते थे, याचिका ले जाया करते थे, पर्चा ले जाया करते थे और संवैधानिक रूप से वो उसका समाधान निकालने का प्रयास किया करते थे। तो इन नरम दलीय नेताओं ने किस किस प्रकार की मांगे रखी थी सामने और क्या क्या उनकी मांगे पूरी हुई थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक मांगों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांडों के बारे में कि इनकी जो थी अंग्रेजों के सामने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड थी। तो पहली इनकी डिमांड थी कि केंद्र और प्रांतों, क्योंकि उस समय भारत जो है वो अलग अलग केंद्र और प्रांतों में बटा हुआ था, तो सभी की सभी केंद्र और प्रांतों के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। अगर कहीं पर विधानसभा विधान परिषद नहीं है तो उसका निर्माण किया जाए। ठीक है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल का डिमांड ये था। दूसरा था कि वायसराय की जो कार्य परिषद है उसमें भारतीयों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भारत के वायसराय थे वो एक तरीके के प्रेसिडेंट थे, सारा का सारा कार्यभार उन्हीं के ऊपर था। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया और अधिकतर वो पोस्ट जो हुआ करती थी वो अंग्रेजों के हाथों में हुआ करती थी। इसलिए इनका कहना था, संवैधानिक मांगे थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के अंतर्गत भारतीयों का भी पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये नहीं कि वायसराय ने जो कह दिया वही हो जाना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ में जितना प्रशासन चल रहा था, जो भी कानूनी कार्यवाही चल रही थी, जो भी आपका कार्य चल रहा था, उसमें भारतीयों की भागीदारी ना के बराबर थी। तो इसलिए इन्होंने ये मांग उठाई थी कि भारतीयों की जो उसमें भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। और नरमपंथियों ने भी ब्रिटिश साम्राज्य या जो आपका साम्राज्य था उसके भीतर स्वराज की मांग उठाई थी। तो देखो दोस्तों, वैसे तो नरमपंथी जो नेता थे इनका मांग केवल इतना ही था कि जो भी गड़बड़ी चल रही है उसके अंदर सुधार किया जाए, लेकिन इन्होंने, नरमपंथी नेताओं ने ब्रिटिश जो साम्राज्य चल रहा था उसके पीछे थोड़ी बहुत मांग उठाई थी कि भाई हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, हम अपना जो पूरा का पूरा देश है वो खुद चलाएंगे। तो थोड़ी बहुत मांगे स्वराज की इन्होंने भी करी थी, लेकिन ज्यादातर जो मांग करी थी स्वराज की वो गर्म दलीय नेताओं ने करी थी। ठीक।
आगे चलें तो उच्च पदों पर अधिकांश जो निर्वाचित थे वो थे अंग्रेज। अब ये चाहते थे कि उच्च पदों पर निर्वाचित कौन हो, तो भारतीय भी हो। वो केवल अंग्रेजों के लिए नहीं है, अंग्रेजों को जितना महत्व दिया जाता है उतना भारतीयों को भी महत्व देना चाहिए ऊंचे ऊंचे पदों पर। और उस समय जो बजट तय हो रहा था, बजट के ऊपर भारतीयों का कोई भी नियंत्रण नहीं था कि किस चीज में कितना व्यय करना है, किस चीज में कितना व्यय नहीं करना है। तो ये चाहते थे कि बजट के अंतर्गत भी भारतीयों का कंट्रोल हो, वो भी तय कर सके कि किस चीज के लिए कितना बजट रखना चाहिए और किस चीज के लिए कितना बजट नहीं रखना चाहिए। जैसे कि ये जो अंग्रेज थे ना, सैनिकों के ऊपर अपना बहुत खर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि इनको पता था हमें अगर भारत में कब्जा करना है तो सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए सैनिकों के ऊपर बहुत खर्च करते थे। बजट जो है इधर उधर व्यर्थ रूप में खर्च करा जाता था, जिससे भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा था, केवल अंग्रेजों को फायदा हो रहा था। इसलिए ये चाहते थे कि भारतीयों का भी बजट के ऊपर क्या हो, कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी थी संवैधानिक मांगे। आगे चलते हैं तो आगे बात करें आर्थिक मांगे क्या थी, इकोनॉमिक डिमांड क्या थी इनकी, नरमपंथी नेताओं की। तो पहली मांग तो ये थी भाई कि नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले नमक अपने घर के इस्तेमाल बनाने के लिए भी अलाउ नहीं था, और जो नमक बाजार में था उसमें इतना ज्यादा कर लगा हुआ था कि वो बहुत महंगा पड़ता था। तो इनकी आर्थिक मांगे में से पहली मांग थी कि नमक कर और चीनी शुल्क जो है उसको हटा दिया जाए, समाप्त किया जाए। सेना के खर्च में कमी की जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेना के ऊपर बहुत खर्च कर रहे थे क्योंकि सेना से ही चल रहा था इनका सब कुछ। तो ये चाहते थे कि आर्थिक रूप में सेना के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो, ताकि वो खर्चा भारतीयों के ऊपर और भारतीयों का क्या हो सके, भला हो सके। भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो। जैसे कि आपको पता होगा कि उस समय अलग अलग प्रकार के किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, तो उसी में आपका भू राजस्व की ऊपर बात इन्होंने रखा कि उसके ऊपर कमी की जाए ताकि किसानों का जो बोझ है वो थोड़ा बहुत कम हो। और सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन क्या मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के उद्योग निकल कर आ रहे थे, थोड़े बहुत जो उद्योग किए जा रहे थे उस पर या तो अंग्रेज किसी न किसी प्रकार से विफलता लाते थे, लेकिन इनकी मांग थी कि अब जो है सरकारी सहायता दी जाए उनको, ताकि जो आगे जाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो उभर कर निकल कर आए। तो इसके ऊपर ये क्या चाहते थे, सरकारी सहायता चाहते थे। और कृषकों के लिए, किसानों के लिए एक इन्होंने बैंक की मांग करी थी कि किसानों के लिए भी बैंक होना चाहिए जो प्रॉपर उनके लिए कार्य करे, उनके लिए प्रॉपर चीजों को उपलब्ध करवाए। तो किसानों के लिए बैंकों की मांग भी इन्होंने करी थी। तो नरम दलीय नेताओं ने आर्थिक मांगों के अंतर्गत इन इन चीजों की बात करी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली मांग करी इन्होंने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। अब इन्होंने प्रशासनिक मांगों के अंतर्गत क्या क्या डिमांड करी, तो दोस्तों पहली तो डिमांड इन्होंने ये करी कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो पहले केवल इंग्लैंड में हुआ करती थी और उसी को पास करके एओ ह्यूम आए थे, याद है ना, आपको पढ़ाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत, तो इंग्लैंड में हुआ करती थी। तो ये चाहते थे कि अब वो परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो, ताकि भारतीय भी उस परीक्षा को देकर उच्च पद पर बैठ सके। ठीक है, तो इनकी पहली डिमांड थी प्रशासनिक मांगों के अंतर्गत कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ अब कहां पर हो, भारत में भी हो। साथ ही साथ में स्थानिक निकायों को अधिक शक्ति दी जाए और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पूर्ण पृथकीकरण हो। पहले जो था, जैसे आजकल न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन पहले ये अलग अलग ना होकर एक थे। तो इनकी प्रशासनिक मांगों के अंतर्गत ये मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इतना ये जोर नहीं दे रहे थे, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इसका क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। और 1878 में जो एक नियम आया था शस्त्र और लाइसेंस का, कि अंग्रेज ही केवल अपने पास शस्त्र रख सकते हैं, भारतीय नहीं रख सकते, उसको इन्होंने क्या करने की बात कही थी, निरसन करने की बात, यानी कि निरस्त करने की बात कही थी। ये इनकी अगली प्रशासनिक मांग थी। और जो बागान करने वाले श्रमिक थे उनको काम करने की स्थिति में थोड़ा सा सुधार करने की, जो अलग अलग प्रकार के बागान संभालते थे ना, उनके काम करने की स्थिति को, श्रमिकों को थोड़ा सुधार करने के ऊपर इन्होंने अगला मांग रखी थी। साथ ही साथ में जो विदेशों में भारतीय मजदूरों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा था,
उनको बेहतर इलाज दिया जा सके, ये इनकी अगली मांग थी। और कल्याण पर व्यय में वृद्धि की जाए। तो कल्याण, आप जैसे आजकल कल्याण के ऊपर अलग अलग प्रकार के रूप में व्यय किया जाता है ना, उस समय इतना नहीं किया जा रहा था। तो इनकी मांग थी कि कल्याण पर भी वृद्धि की जाए, उनकी बजट में भी इसका थोड़ा सा बढ़ोतरी हो। तो ये सारी की सारी इनकी प्रासंगिक मांगे थी। ठीक है, आगे चलें तो आगे आ जाते हैं नागरिक अधिकारों की मांगे। अब जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, सभी दोस्तों को पता होगा, ज्यादा तो वैसे आधिकारिक मांगे थी नहीं, लेकिन जितनी भी थी बड़ी स्ट्रांग मांगे करी थी इन्होंने। जैसे कि पहली मांग करी थी इन्होंने संघ बनाने की। जैसे कि पहले किसी भी प्रकार का कोई भी संघ बनता था तो अंग्रेजी सरकार उसको तोड़ देती थी या उनको पकड़कर जेल में डाल दिया करती थी। जैसे किसानों का संघ हो गया या फिर अलग अलग प्रकार के नेताओं का संघ हो गया, तो संघ बनाने की आजादी नहीं थी, तो नागरिकों को संघ बनाने की आजादी हो, पहले ये। दूसरा, जैसे कि आज आप लोग भाषण दे देते हो या अपने अभिभाव को अभिव्यक्त कर देते हो, पहले इनकी स्वतंत्रता नहीं थी। आज हमारी ये मौलिक अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन पहले नहीं थी। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इन्होंने मांग करी थी। और स्वतंत्र प्रेस का अधिकार, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कुछ इन्होंने अखबार चलाए थे लेकिन कुछ सरकार के कंट्रोल में थे, लेकिन ये चाहते थे कि ऐसा प्रेस भी हो, ऐसा अखबार भी हो जो कि सच्चाई दिखाता हो। ठीक है, और प्रेस ऐसे हो जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, क्योंकि अंग्रेजों को पता था अगर प्रेस स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रकार नेगेटिविटी फैलेगी, इसलिए वो प्रेस को स्वतंत्र ही नहीं करते थे। तो इनकी नागरिक की ओर से ये तीन मांगे थी, एक तो संघ बनाने का अधिकार हो, दूसरा भाषण और अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता हो, और तीसरी स्वतंत्र प्रेस का अधिकार हो। ये तीन अधिकार थे नागरिक की ओर से। ठीक है, तो ये सारी के सारे अलग अलग जगहों पर ये जो आपके नरम दलीय या फिर उदारवादी नेता थे, इन्होंने मांगे करी थी। अब भाई मांगे, आपको मैंने बताया कि ये मांगे तो करते थे, कुछ इनकी पूरी होती थी और कुछ इनकी पूरी नहीं होती थी। तो चलिए इनकी उपलब्धि देख लेते हैं कि उदारवादी नेताओं ने जो मांगे करी उनमें से क्या क्या इनको मिला। तो उदारवादी चरण की उपलब्धियां, अचीवमेंट क्या क्या थी। तो पहली तो अचीवमेंट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक व्यापक राष्ट्र जागृति करी, यानी कि पूरे के पूरे राष्ट्र को संबोधित किया और उनके अंतर्गत राष्ट्र भावना का निर्माण करा। क्योंकि आगे चलकर जो हमें आजादी मिली वो यहीं पर ही नींव रखी गई थी। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हम भारतीय हैं, क्योंकि उस समय पर कोई कहता मैं कुछ हूं, कोई कहता मैं कुछ हूं, एक भारतीय के रूप में नहीं देखा जाता था। तो इन नरम दलियों ने उसकी नींव रखी और लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न करी कि हम सारे के सारे क्या है, एक राष्ट्र के रहने वाले हैं। और जितने भी अलग अलग मंच पर राष्ट्रवादी नेता थे उनको एक मंच पर लाने का इन्होंने काम करा, ताकि सारे के सारे मिलकर अपने विरोध में काम ना करें बल्कि एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ काम करें। तो पहली उपलब्धि तो इनकी ये थी, इन्होंने लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करी और सारे अलग अलग बिखरे हुए नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। ठीक है, अगली इनकी कामयाबी थी कि भारतीय परिषद अधिनियम को इन्होंने पारित करवाया। कब? तो 1892 में। अगली अचीवमेंट इनकी ये थी। अगली अचीवमेंट इनकी यह थी कि उन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर करा था कि किस तरीके से जो अंग्रेज है वो हमारे ऊपर कब्जा करके हमारे ही सामान से हमारे ही ऊपर शोषण कर रहे हैं। अगली उपलब्धि इनकी यह थी। अगली उपलब्धि इनकी 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई। अगली उपलब्धि जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है वो यही कि इन्होंने लोक सेवा आयोग जो है उसका गठन करवा दिया था 1886 के अंतर्गत। आगे चलें तो उन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी के तर्ज पर इन्होंने क्या करा, प्रशिक्षित करा। पहले जो हम धर्मों में बटे हुए थे कि ये तू मेरे धर्म का नहीं है, मैं तेरे धर्म का नहीं हूं, तू इसका है तू उसका है, तो जो लोगों के मन में ये था उसके मन के अंदर से सारी की सारी चीजें निकाली और उनको एक राष्ट्रवाद के धागे में पिरोया और सभी को राष्ट्रवादी बनाकर उसी के तर्ज पर उन्हें प्रशिक्षित किया और आगे जाकर उन्हीं लोगों ने आगे कार्य करा। ठीक है, तो एक उपलब्धि इनकी ये थी। और भारतीय व्यय पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेल्बी आयोग का एक गठन करवाया था इन्होंने। कब? तो 1895 में। ये क्या था वेल्बी आयोग का गठन? तो देखो दोस्तों, उस समय भारत के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रकार की चीजों पर व्यर्थ खर्च किया जा रहा था, बिना मतलब खर्च किया जा रहा था। तो जो व्यर्थ खर्च किए जा रहे हैं वो कहां, किस लिए और क्यों किए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आयोग का गठन किया गया था। तो अगली बार पूछा जाएगा कि वेल्बी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1895 में हुआ था। ठीक,
अगला है, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सिविल सेवा का एग्जाम हुआ करता था वो पहले केवल इंग्लैंड में हुआ करता था, लेकिन इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवा लिया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत, जिसमें यह प्रस्ताव में पारित किया गया कि भाई अब सिविल सेवा का जो एग्जाम होगा वो केवल इंग्लैंड में नहीं होगा, वो भारत में भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां थी जो कि इन्होंने प्राप्त की थी। किन्होंने? नरम दलीय नेताओं ने। अब भाई जब कुछ उपलब्धियां प्राप्त करी थी तो कुछ तो आलोचना भी हुई होगी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इनकी आलोचना क्या क्या हुई थी, चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहली आलोचना इनकी थी कि ये जो थे ना अपनी मांगों का दायरा कभी बढ़ा ही नहीं पाए। इनकी मांग बस इतना ही था कि जो भी गलत हो रहा है उसको सुधारा जाए। इनकी मांग कभी भी ज्यादा बढ़ती नहीं थी और ज्यादा बढ़ी भी नहीं। तो पहला जो था इनकी मांगों का दायरा जो है वो अपना दायरा बढ़ाने में विफल रहे, अपना दायरा ये बढ़ा ही नहीं पाए। ठीक है, दूसरा इनका आलोचना थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था और इसमें केवल एक सक्रिय सामाजिक आधार शामिल था। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार का जो उदारवादी चरण चल रहा था ना, ये उदारवादी चरण जो लोग थे ये जो संघ के ऊपर या फिर लोगों की एकजुट शक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, इस वजह से इसका अभाव था। कुछ ही संकीर्ण सामाजिक आधार के लोग इसमें शामिल थे, जिस वजह से ज्यादा बड़ा ये अपना प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर नहीं डाल पाते थे। ठीक है, दूसरी आलोचना इनकी ये थी। तीसरी आलोचना थी, उदारवादी जो थे ना वो जन संघर्ष की शक्ति को कम आंकते थे। जैसे कि लोगों का मुहुम जमा हो जाए तो क्या नहीं करवा सकती, लोगों की भीड़ जमा हो जाए तो वो लोग सरकार से क्या नहीं करवा सकती। लेकिन ये उदारवादी नेता जो थे वो जनशक्ति को क्या मानते थे, कम मापते थे। ठीक है, अगला है, प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए उनकी आलोचना की गई, क्योंकि ये उदारवादी जो नेता थे हर चीज को सुधार करने के लिए या तो अंग्रेजों के सामने भीख मांगते थे या फिर प्रार्थना करते थे या फिर याचिका प्रस्तुत करते थे या पर्चे दिया करते थे। तो इसी के लिए इनकी आलोचना करी गई कि हमारा ही देश, हमारा ही कार्य और हम ही को प्रार्थना करनी पड़ रही है, हम ही को भीख मांगनी पड़ रही है। तो इसलिए भी इनकी आलोचना करी जाती थी। साथ ही साथ में इसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुता था, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कांग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था अधिकतर उसमें जो लोग शामिल थे वो शहरीकरण के लोग थे और ज्यादातर वकील थे। तो इसलिए दोस्तों इसमें अधिकतर जो लोग थे वो शिक्षित वर्ग के थे और इसी प्रकार इसमें पश्चिमी राजनीति प्रथाओं का विचार जो था वो प्राप्त हुआ था। जैसे पश्चिमी राजनीति होती है जो अपने अपने में लगे रहते हैं, तो उस प्रकार की राजनीति चल रही थी, बल्कि होनी क्या चाहिए थी उस समय, देश की राजनीति, क्योंकि देश को आजाद करना था। तो पश्चिमी सभ्यता का कहीं ना कहीं यहां पर इनका प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए इनकी आलोचना करी गई। साथ ही में हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण क्या था, तत्काल लाभ लाने में विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करी और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन्होंने यहीं से ही नींव रखी थी। भले ही आज के दिन हम ये कह दें कि ज्यादा ये सफल नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने लोगों के अंतर्गत ये भावना उत्पन्न कर दी गई थी कि भाई हम एक राष्ट्र के हैं, उनके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न कर दी थी। और जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के उत्पन्न हो गई तभी लोगों ने आगे जाकर बड़े बड़े आंदोलन करे, बड़े बड़े प्रकार की चीजों को सामने निकाल कर आए और भारत को आजादी दिलाई। तो ये थे दोस्तों उदारवादी चरण की कुछ आलोचनाएं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवादी चरण क्या है, किस समय से किस समय तक था, कौन कौन से उदारवादी नेता थे, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनकी क्या आलोचनाएं थी, उनकी क्या प्रासंगिक मांगे थी, क्या उनकी आर्थिक मांगे थी, क्या उनकी नागरिक मांगे थी और क्या उनकी अपनी खुद की अलग अलग प्रकार के रूप में संवैधानिक मांगे थी। ये सारी की सारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, पढ़ो। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की जो अवधि होती है, समय काल होता है, वो क्या कहलाता है। तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों 1885 से लेकर 1905 का जो समय है वो नरमपंथी यानी कि उदारवादी चरण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसने ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से
किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया दादा भाई नौरोजी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1885 से लेकर 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुता था, बिल्कुल था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वो दोस्तों अधिकतर अंग्रेजों के पास या तो याचिका या प्रार्थना या पर्चा या संवैधानिक जो साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो करते थे। तो वो क्या करते थे? संवैधानिक आंदोलन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया, दोस्तों ने बी लगाया, उन दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? देखो दोस्तों, पहला वो व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित यानी कि चुना गया था। यह नहीं पूछा गया कि किसने लड़ाई करी थी, किसने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने वाला अलग है, चुनने वाले अलग है। तो यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर पूछा गया कौन सा पहला भारतीय था, तो वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे पहली बार ये लिबरल पार्टी से लड़े थे और जीते थे, और जीतकर भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत एक सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जब अभी हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जिस जिस बच्चों ने लगाया 4 तो वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो पहली बार तो इनको इनकी एज से रिलेटेड, जो इन्होंने एज गलत बताई थी उसके कारण, और दूसरा नस्लीय के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। और वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे सुंदरनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं देखा जाना या नहीं जाना जाता है था? तो नरम दलीय नेता मैंने आपको अभी अभी बताया था कौन कौन से नरम दलीय नेता है। तो बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ये तो गरम दलीय नेता है। जब हम गरम दल के पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अभी हमने बाल गंगाधर तिलक की बात ही नहीं करी है। तो यही सबसे पहला ऑप्शन ही आपको दिख जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम पंथी नेता है, ना कि नरम। बाकी दादा भाई नौरोजी या एमजी राणे या गोपाल कृष्ण गोखले सारे के सारे क्या है? नरम दल के नेता है। ठीक है, आगे, बंबई क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक क्या था? समाचार पत्र था। इससे जुड़े कांग्रेस के निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता है? कहने का मतलब है जो बंबई क्रॉनिकल अखबार चला था ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4th लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बंबई का शेर कहा जाता है? तो लॉयन ऑफ बंबई किसको कहा जाता था? तो फिरोज शाह मेहता को ही कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस लोगों ने ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो अभी अभी हमने बात करी थी कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या करा था? प्रयास करा था कि प्रति व्यक्ति आय, उस समय 20 रुपए बताई गई थी लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो किसने करा था प्रयास? दादा भाई नौरोजी ने करा था। ठीक, अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडियन एक पुस्तक लिखी गई है जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीयों का शोषण करा है उसके बारे में व्याख्यान किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस दोस्तों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना सेकंड लेक्चर जिसमें हमने उदारवादी नेता यानी कि आपका जो उदारवादी चरण था उसके बारे में हमने बात करी। बाकी इसका पूरा का पूरा दोस्तों जो पीडीएफ है वो अपना टेलीग्राम चैनल जो है, जो मैंने आपका नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, वहां पर मैंने इसका पीडीएफ डलवा दिया है। मतलब अभी 15-20 मिनट में मैं डलवा दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण उदारवादी। अब बच जाता है उग्रवादी और गांधी युग। जैसे ही आपका ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म। बस इतना ही पढ़ना है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। थोड़ा बहुत जो 1857 क्रांति है, थोड़ा जो बचेगा उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा लेक्चर, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।